हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम सहगामी सामाजिक प्रक्रिया, जिसे सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक वीडियो पहले पोस्ट किया जा चुका है। आज उसके आगे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ समाज में सामाजिक प्रक्रियाएं विघटन उत्पन्न करती हैं, वहाँ कुछ सामाजिक प्रक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो समाज में एकीकरण, संगठन और सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं। इस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग आता है, आपका व्यवस्थापन, सात्मीकरण और पर संस्कृति ग्रहण आदि आते हैं। तो सबसे पहले हम सहयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सहयोग का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन ने एक परिभाषा दी है कि सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी समान इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयत्न है। इसी प्रकार की एक परिभाषा प्रोफेसर डेविस ने दी है। वो कहते हैं कि एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। तो ये परिभाषा आपकी प्रोफेसर डेविस द्वारा दी गई है। तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सहयोग समाज में अंतःक्रिया का वह स्वरूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह किसी सामान्य रूप से एक जो इच्छित लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए संगठित रूप से मिलकर प्रयत्न करते हैं। अब देखिए, सहयोग की कुछ विशेषताएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह का होना इसमें आवश्यक होता है। नंबर दूसरा है, एक समान उद्देश्य होता है। तीसरा है, हम की भावना पाई जाती है। चौथा है, एक दूसरे के प्रति लोग जागरूक होते हैं। पांचवा है, पारस्परिक सहायता से मिलकर काम करते हैं। और छठवां है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। सहयोग के कुछ स्वरूप भी हैं। देखिए, सहयोग के स्वरूप अलग अलग विद्वानों ने अपने आधार पे अलग अलग बताए हैं। तो इसमें मैकआइवर एवं पेज के अनुसार सहयोग दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। इसी प्रकार से प्रोफेसर ग्रीन ने प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग के संबंध में चर्चा की है। आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार सहयोग तीन प्रकार का बताया गया है, सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और विभेदीकृत सहयोग। अब चर्चा करेंगे सहयोग के प्रकार के संबंध में कि सहयोग के कार्य कौन कौन से हैं। तो सहयोग सामाजिकरण और व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है, श्रम विभाजन और विशेषीकरण का आधार ही सहयोग है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति की स्थापना में सहयोग आवश्यक है। और चौथा है, सामूहिकता की भावना, हम की भावना, समूह कल्याण का दृष्टिकोण इसमें पाया जाता है। जिस प्रकार से सहयोग जो है आपकी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से व्यवस्थापन भी है जो ये सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है और ये एक प्रकार की सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो व्यवस्थापन के संबंध में भी अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो इसमें र्यूटर एवं हार्ट की परिभाषा जो है कि एक प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थापन प्रयत्न का वह एक अनुक्रम है जिसके द्वारा मनुष्य परिवर्तित अवस्थाओं द्वारा आवश्यक बनाई गई आदतों एवं मनोवृत्तियों का निर्माण करके जीवन की परिवर्तित अवस्थाओं से एकता स्थापित करता है। इसी प्रकार की एक परिभाषा बोगार्ट्स ने दी है। ये कहते हैं कि व्यवस्थापन मित्रतापूर्ण आदान प्रदान की प्रक्रिया है जिसमें सहिष्णुता, पंच निर्णय एवं समझौते के द्वारा चेतन रूप से सामंजस्य किया जाता है। व्यवस्थापन की कुछ पद्धतियां हैं। व्यवस्थापन में बल का प्रयोग होता है, समझौता होता है, सहिष्णुता होती है, स्थिति परिवर्तन होता है, निर्मलीकरण या शोधन होता है और पंच निर्णय होता है।
ये व्यवस्थापन की पद्धतियाँ हैं जिस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब चर्चा करेंगे व्यवस्थापन की पद्धतियों के संबंध में। तो व्यवस्थापन की पद्धतियाँ जो हैं इनको विस्तार से जानेंगे। इसमें सबसे पहला जो है वो है बल प्रयोग। तो बल प्रयोग मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें कमज़ोर पक्ष जो होता है वो शक्तिशाली पक्ष के सामने झुकता है और शक्तिशाली पक्ष कहीं कमज़ोर पक्ष को नष्ट न कर दे, इसलिए जो कमज़ोर पक्ष होता है वो शक्तिशाली पक्ष की इच्छा के आधार पर कार्य करता है। इस आधार पर इसमें बल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है समझौता। समझौता दो समान पक्षों में होता है। दो समान राष्ट्रों में भी हो सकता है, व्यक्तियों में भी हो सकता है, समूहों में भी हो सकता है, व्यापारिक संस्थानों में भी समझौता के आधार पर व्यवस्थापन होता है। तीसरा है आपका सहिष्णुता। सहिष्णुता से हमारा तात्पर्य सहन करने की क्षमता से है। इनमें दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों को सहन करते हैं। इसमें कोई भी पक्ष एक दूसरे को अपने व्यवहारों को चेंज करने के लिए नहीं कहता है, वो स्वयं ही अपनी स्थिति में सुधारता है ताकि वो दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा सके, एडजस्टमेंट कर सके। चौथा है आपका स्थिति परिवर्तन। इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा अपनी निजी संस्कृति के स्थान पर दूसरी संस्कृति को अपनाने के लिए किया जाता है। धर्म के क्षेत्र में इस प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है। एक हिंदू द्वारा मुसलमान या ईसाई बन जाना स्थिति परिवर्तन ही है। इस प्रकार से ये व्यवस्थापन के अंतर्गत आता है। निर्मलीकरण या शोधन, इसके अंतर्गत व्यक्ति या समूह पुराने स्वीकृत कार्यों के स्थान पर नए कार्यों को प्रस्तुत करता है। जिसे विरोधी पक्ष स्वीकृति दे देता है। इस प्रकार यह पुरानी बातों में संशोधन करने का कार्य करता है। छठवां है आपका पंच निर्णय। पंच निर्णय में ऐसा होता है कि इनमें दोनों पक्षों के बीच एक मीडिएटर या पंच होता है जो उनमें समझौता कराता है। जब दोनों पक्ष परस्पर मिलकर प्रत्यक्ष रूप से समझौता करने में असफल हो जाते हैं तो पंच निर्णय या मीडिएटर, जिसे मध्यस्थ कह सकते हैं, उसके द्वारा समझौता कराया जाता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं मजदूरों के विवादों को निपटाने व अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को टालने के लिए पंच निर्णयों का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार से अब चर्चा करेंगे व्यवस्थापन के परिणाम के संबंध में। तो व्यवस्थापन के जो परिणाम है वो निम्नलिखित है। नंबर 1 है व्यवस्थापन नई स्थितियों से सामंजस्य करने के लिए संस्थाओं एवं व्यक्तियों में सुधार भी लाता है। व्यवस्थापन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में तालमेल बैठालता है, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण रखता है, परिस्थिति में परिवर्तन लाने का कार्य करता है और आत्मसात के लिए तैयार करता है। तो ये सारे जो परिणाम हैं वो व्यवस्थापन के हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसके बाद चर्चा करेंगे सात्मीकरण के संबंध में। तो सात्मीकरण, जिसे आत्मसात के नाम से भी जाना जाता है, आत्मसात जो होता है वो धीमी गति से एवं अचेतन रूप से होता है। व्यक्ति धीरे धीरे ही नए मूल्यों को सीखता है। आत्मसात में मनोवृत्तियाँ, परिस्थितियाँ, भूमिकाओं एवं प्रतीकों में परिवर्तन होता है, किंतु ऐसा जो होता है एकदम सडनली या अचानक नहीं होता है। आत्मसात खुले एवं गतिशील समाजों की विशेषता है। यही कारण है कि आदिम एवं ग्रामीण समाजों की तुलना में जो आपकी औद्योगिक और नगरीय समाज में आत्मसात की प्रक्रिया ज़्यादा देखने को मिलती है। अब देखिए सात्मीकरण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। तो अकबर निमकॉफ ने इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ एवं दृष्टिकोणों में समान हो जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा जो है वोगाट्स ने दी है। उनकी परिभाषा है आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियाँ एकीकृत हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप वे एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं। फिर है सात्मीकरण की विशेषताएं।
अब चर्चा करेंगे सात्वीकरण की विशेषताओं के संबंध में। तो सात्वीकरण की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है आत्मसात एक संगठनकारी प्रक्रिया है। नंबर 2 है आत्मसात से एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3 है आत्मसात उन समाजों में अधिक होता है जिनमें विभिन्न संस्कृतियों को फलने फूलने की स्वतंत्रता होती है। चौथा है आत्मसात की प्रक्रिया जो होती है वो मंद गति से अर्थात धीमी गति से चलती है। 5वां है आत्मसात एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में आत्मसात में दो व्यक्तियों या समूहों के विचारों, उद्देश्यों, दृष्टिकोणों एवं मनोवृत्तियों में समानता आ जाती है। अगला है सात्वीकरण में सहायक कारक। तो देखिए सात्वीकरण के जो सहायक कारक हैं वो निम्नलिखित हैं जो आत्मसात की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसमें कुछ कारक हैं जो इस प्रकार हैं, इसको देख लेते हैं। पहला है आपका सहिष्णुता, जिसके बारे में हम पहले भी व्यवस्थापन में चर्चा कर चुके हैं। जब विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सहिष्णुता होती है तो आत्मसात के अधिक अवसर होते हैं। सहिष्णुता से हमारा मतलब है सहन करने की शक्ति से है। सहिष्णुता के कारण उनमें संचार, मिलना जुलना संभव हो पाता है। अब दूसरा है आपका समीपता एवं सामाजिक संपर्क। आत्मसात उसी दशा में अधिक होता है जब व्यक्ति या समूह एक दूसरे के समीप निवास करते हैं, उनमें निरंतर प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क बना हुआ होता है। तीसरा है समान आर्थिक अवसर। यदि दो व्यक्ति एवं समूहों की आर्थिक स्थिति एवं उद्देश्यों में समानता हो तो उनमें आत्मसात शीघ्र होता है। इसके विपरीत जिनकी आर्थिक हित टकराते हों उनमें आत्मसात के बजाय संघर्ष की भावना अधिक पाई जाती है। चौथा है आपका सांस्कृतिक समानता। जिन संस्कृतियों में समानता के तत्व अधिक होते हैं उनमें भी आत्मसात के अवसर मौजूद रहते हैं। अर्थात जिन संस्कृतियों की प्रथाओं, खान पान, वेशभूषा, धर्म, भाषा आदि में समानता पाई जाती है उनमें संबंधित लोगों में संपर्क होने पर आत्मसात शीघ्र हो जाता है। 5वां है आपका मिश्रण। मिश्रण से तात्पर्य यहाँ रक्त मिश्रण से है। जब व्यक्ति प्रजातियों एवं रक्त समूहों से संबंधित व्यक्तियों में परस्पर विवाह करता है तो रक्त मिश्रण हो जाता है। जैसे दूसरे देश में गमन करने और विजय के बाद दो विभिन्न संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, उनमें परस्पर विवाह होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी संस्कृतियां घुलने मिलने लगती हैं और उनमें जो होता है संस्कृति मिश्रण हो जाता है। उसके बाद है समान भाषा। एक ही भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों में भी विभिन्न भाषा बोलने वालों की तुलना में जो होता है आत्मसात अधिक होता है, क्योंकि वो एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। उसके बाद है उन्नत संचार। भौगोलिक रूप से जो दूर स्थिति सांस्कृतिक समूहों में आत्मसात कम हो जाता है, किंतु उनमें यातायात एवं संचार की उन्नत व्यवस्था होती है तो उनमें आपस में जो होता है प्रत्यक्ष रूप से संपर्क बना रहता है और जो कि आत्मसात को प्रोत्साहन देता है। उसके बाद अगला है आपका समान समस्याएं। जिन लोगों या समूहों में समान आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याएं होती हैं वे उन्हें हल करने के लिए परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उनमें समान विचार एवं भावनाएं जो होती हैं वो आत्मसात को प्रोत्साहन देती हैं। तो इस प्रकार से आत्मसात को प्रोत्साहन देने वाले कुछ कारण थे जो निम्नलिखित थे। अब चर्चा करेंगे सात्वीकरण या आत्मसात में कौन से कारक ऐसे हैं जो बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो इसके बाधक कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 है पृथक्करण। नंबर 2 है उच्चता की भावना। पहला है आपका पृथक्करण, दूसरा है उच्चता की भावना और तीसरा है शारीरिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता
और चौथा है संपीड़न। तो पृथक्करण को देखते हैं। जब दो व्यक्ति या संस्कृतियाँ या सांस्कृतिक समूह दूर दूर रहते हो तो उनमें संचार एवं संपर्क नहीं हो पाता, तो उनमें आत्मसात की भावना नहीं पाई जाती, उनमें अंतःक्रिया व सामाजिक संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। तो यही चीज़ आपकी पृथक्करण हो गई। दूसरा है उच्चता की भावना। उच्चता की भावना में जब संपर्क में आने वाले व्यक्ति एवं सांस्कृतिक समूहों में किसी में उच्चता की भावना और दूसरे में हीनता की भावना हो तो उसमें आत्मसात नहीं हो पाता है। तीसरा है आपका शारीरिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता। जिन लोगों में शारीरिक एवं सांस्कृतिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उन लोगों में आत्मसात नहीं हो पाता, क्योंकि वो एक दूसरे से अपने आप को भिन्न समझते हैं। और चौथा है आपका संपीड़न। जब एक शक्तिशाली एवं बहुमत संस्कृति के लोग कमज़ोर एवं अल्पसंख्यक संस्कृति के लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं या कष्ट देते हैं तो दोनों में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। इस स्थिति में आत्मसात बाधा उत्पन्न करता है। अब चर्चा करेंगे पर संस्कृति ग्रहण के संदर्भ में। तो देखिए, पर संस्कृति ग्रहण जो है आपकी, पर संस्कृति ग्रहण और सात्मीकरण दोनों ही संगठन बनाए रखने का कार्य करती है। जब दो संस्कृतियां परस्पर संपर्क में आती हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जब एक संस्कृति को मानने वाले लोगों द्वारा दूसरी संस्कृति के कुछ सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व अपना लिए जाते हैं तो वही जो आपकी प्रक्रिया होती है उसी को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। पर का मतलब दूसरे की, संस्कृति ग्रहण का तात्पर्य है संस्कृति को ग्रहण करना। तो एक संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के तत्वों को ग्रहण करती तो उसी को हम पर संस्कृति ग्रहण के नाम से जानते हैं। अब देखिए, पर संस्कृति ग्रहण की परिभाषा एवं अर्थ क्या है। तो डॉक्टर दुबे ने लिखा है इसके संबंध में, दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे तो इस प्रक्रिया को हम पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे। कहने का तात्पर्य, जब दो संस्कृति के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के कुछ तत्व अपनी इच्छा से या किसी दबाव में आके ग्रहण करती है तो उसे हम पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे। अब परिभाषा है मजूमदार एवं मदान की। उन्होंने कहा है, जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन प्रक्रिया के दौर में होती है तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। और उन्होंने इसके अतिरिक्त कुछ विशेषताएं भी बताई हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। पर संस्कृति ग्रहण जो है वो दो तरफा प्रक्रिया है। इसमें दो संस्कृतियों में सांस्कृतिक तत्वों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा है आपका, पर संस्कृति ग्रहण के लिए दो संस्कृतियों का लंबे समय तक प्रत्यक्ष एवं निरंतर संपर्क होना आवश्यक होता है। जब दो संस्कृतियां परस्पर प्रत्यक्ष संबंध में आती हैं या संपर्क में आती हैं तभी ये संस्कृति ग्रहण होता है। तीसरा है आपका, पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा से भी हो सकता है और दबाव से भी हो सकता है। ये दोनों ही प्रकार से संभव है। उसके बाद अगला है आपका, पर संस्कृति ग्रहण संस्कृति हस्तांतरण मतलब संस्कृति को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है। उसके बाद है पर संस्कृति ग्रहण के कुछ प्रमुख आधार, जिसे कारण भी कह सकते हैं। तो आधार है सांस्कृतिक संपर्क तथा सांस्कृतिक हस्तांतरण। अब ये देखिए, इसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि संस्कृति संपर्क प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी। यह संपर्क सकारात्मक मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नकारात्मक मतलब निगेटिव भी हो सकता है। तीसरा है, यह संपर्क प्राथमिक भी हो सकता है, प्राथमिक स्तर का भी हो सकता है और द्वितीयक स्तर का भी हो सकता है। अब उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एकीकरण के संबंध में। तो जिस तरीके से आपका पर संस्कृति ग्रहण और सात्मीकरण है उसी प्रकार से एकीकरण भी आपकी संगठनात्मक प्रक्रिया है और ये समाज में संगठन बनाए रखने का कार्य करती है। एकीकरण का संबंध संपूर्णता और उसके अंगों से है। यदि हम सारे समाज को एक संपूर्णता मान लें तो अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति, परिवार आदि सभी उसकी उप शाखाएं या उप व्यवस्थाएं हो जाएंगी। इन सभी में एकजुटता अर्थात एकीकरण है। एकीकरण का तात्पर्य है समग्र इकाइयों का संयुक्त होना, यानी कि सभी इकाइयों का एक दूसरे से मिलना। अब उदाहरण में हम देख सकते हैं
कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसके अलावा भी जैन, बौद्ध, पारसी तमाम धर्मों के लोग निवास करते हैं। यदि इनके विचार, इनकी भावनाएं, इनकी मनोवृत्तियों में समानता उत्पन्न हो जाए तो यही आपकी जो स्थिति होगी वो एकीकरण की स्थिति कहलाएगी। उसके बाद अकबर ने निमकॉफ ने भी एकीकरण के संबंध में बताया है कि पृथक अंगों को मिलाकर एकांकी इकाई निर्मित करने की प्रक्रिया को एकीकरण कहते हैं। इस प्रकार से एकीकरण की प्रक्रिया में अंगों से मिलकर एक समग्र इकाई की संपूर्णता का निर्माण होता है। अतः एकीकरण समाज में संगठन की भी एक प्रक्रिया है। अब एकीकरण के भी कुछ महत्वपूर्ण कारक है। जैसे पहला है समूह का आकार, कि मतलब समूह छोटा है कि बड़ा है। दूसरा है सजातीयता एवं समरूपता, मतलब उसमें समानता की भावना होनी चाहिए, सजातीयता की भावना होना चाहिए, सब लोग अलग थलग ना हो, मतलब एक जैसा दिखे। तीसरा है भौगोलिक गतिशीलता। ये 3 पॉइंट एकीकरण के कारक के रूप में हम बता सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी रही और इस वीडियो में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जाना और समझा। हमने ये जाना कि सहयोग क्या है, व्यवस्थापन क्या है, सात्मीकरण क्या है, पर संस्कृति ग्रहण क्या है, एकीकरण क्या है। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।